हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में अपन ने द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की अपन ने बात की थी, यानी कि फर्टिलाइजेशन की बात की थी। अब चूँकि अपन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर में लैंगिक जनन की जितनी भी घटनाएँ थीं उनको हमने 3 भागों में बांटा था, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहला था प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। तो निषेचन पूर्व मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट, नर युग्मकों का ट्रांसफ़र, ये सारा अपन पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में अपन ने फर्टिलाइजेशन, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के रूप में यानी कि द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के रूप में, जो कि नवाश्चिन द्वारा खोजा गया था, उसको भी अपन ने यहाँ पढ़ लिया है। अब निषेचन के पश्चात होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप 2 चीज़ें अपने पास निकल करके आती हैं। एक आता है ज़ाइगोट और एक आता है अपने पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इन दोनों की यदि अपन बात करें तो ये आगे जा कर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि भ्रूण का विकास करेगा, जो कि द्विगुणित संरचना होती है ये। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें कई तरह के विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप ये एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष, नाम से पता लग रहा है, पोषण प्रदान करने वाली संरचना किसको? भ्रूण को। और ये होती है त्रिगुणित संरचना, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है। तो यहाँ अपन आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे भ्रूणपोष, उसके परिवर्धन की और उसके प्रकारों की। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो एक डायग्राम की हेल्प से अपन यहाँ समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये आपके सामने एक चित्र है जिसमें ये इस तरह से एक पूरा बीजांड यानी कि ओव्यूल शो किया गया है। इस ओव्यूल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद की जो 2 चीज़ें हैं वो यहाँ मैंने शो की हैं। एक युग्मनज और दूसरा ये सेंट्रल सेल में पड़ा हुआ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि त्रिगुणित स्थिति को दर्शाता है। और ज़ाइगोट यानी कि जो युग्मनज है वो यहाँ द्विगुणित स्थिति को दर्शाता है। अब होगा क्या कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें कुछ सतत यानी कि एक प्रकार से कंटिन्यूस डिवीजन होंगे, जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होगा, जो कि 3 प्रकार का बताया गया है। पहला केंद्रकीय यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और तीसरा जो है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो विभाजन और विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले केंद्रक और जो कोशिकाएं वगैरह जो भी हैं, उनके पर्टिकुलर अरेंजमेंट के आधार पे 3 प्रकार के भ्रूणपोष हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। तो इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कि कौन कौन से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो सेंट्रल सेल है, यानी कि जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ केंद्रकीय कोशिका, उसमें एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक उपस्थित होता है। और यहाँ इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में FND, F का मतलब फ्री, N का मतलब न्यूक्लियर और D का मतलब डिवीज़न, यानी कि मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप मल्टीपल न्यूक्लियाई यानी कि बहुत सारे त्रिगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। और त्रिगुणित केंद्रकों का निर्माण होने के फलस्वरूप
जो स्थिति आती है वो कुछ आपको इस तरह की नज़र आएगी। यानी कि ये जो सेंट्रल सेल थी, जिसके एक केंद्रक में लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न जब हुए तो कुछ इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मैंने नीचे प्रारूपिक तौर पे दर्शाने के लिए एक इस प्रकार से ये सभी में मैंने एक संरचना शो की है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं विकासशील भ्रूण, यानी कि जो डेवलपिंग कंडीशन में है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, और उसी दौरान हालांकि इसमें विभाजन और भ्रूणपोषीय केंद्रक यानी कि जो PEN है उसमें विभाजन दोनों पैरेलली स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये यहाँ अपन ने देखा कि मुक्त केंद्रकीय विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से लगातार विभाजन के फलस्वरूप बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण कर दिया जाता है। अब प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार हैं। उसमें से पहली कंडीशन, बहुत सारे केंद्रक इस तरह से आपने यहाँ देखा बन गए। अब क्या होता है, इन केंद्रकों का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने की वजह से छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बनती हैं, वो सब आपस में मिलकर के एक बड़ी और केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण कर देती हैं, लाइक दिस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक बड़े आकार की केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंटर में बिल्कुल रिक्तिका आ जाती है, जिसके फलस्वरूप जितना भी जो कोशिका द्रव्य है, जिसे अपन जीव द्रव्य भी कह सकते हैं क्योंकि सभी न्यूक्लियस इसमें तैरती हुई अवस्था में अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो ये जितना भी कोशिका द्रव्य और जितने भी केंद्रक हैं वो सब परिधि की ओर एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इस तरह का भ्रूणपोष जिसमें ये लिक्विड पार्ट है और केंद्रक जो है वो तैरती हुई अवस्था में यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, तो इस तरह का जो भ्रूणपोष है उसको कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष ये यहाँ पर तरल भाग है जिसमें केंद्रक जो है वो तैरती हुई अवस्था में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे तरल भ्रूणपोष यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर बीच में रिक्तिका है और ये सभी जो हैं वो त्रिगुणित केंद्रक हैं। मेन जो बात है विशेष वो ये कि ये जाइगोटिक वाला जो पार्ट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के रूप में अपने को दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये निभागीय छोर या चलाजल एंड और ये ब्रिजांड द्वारीय छोर यानी कि माइक्रोपाइलर एंड या सिरा। तो पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट। और कोकोनट में भी कोकोनट वाटर, जो टेंडर कोकोनट होता है, कच्चा नारियल जिसको अपन कह सकते हैं, उसमें पाया जाने वाला नारियल पानी वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। अब बात आती है नंबर 2, जो कि अपन ने यहाँ देखा है, ये आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष हो गया। अब दूसरा जो है वो कोशिकीय विभाजन। कोशिकीय विभाजन में क्या होता है कि मुक्त केंद्रकीय विभाजन तो होते हैं, लेकिन हर बार या हर केंद्रक विभाजन के ठीक बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, अर्थात साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण भी सतत रूप से चलता रहता है। यानी कि हर केंद्रक विभाजन के ठीक बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी, तो सपोज करो ये इस तरह की कोई स्थिति है, तो जिसमें 2 केंद्रक बने, कोशिका विभाजन हो गया, फिर 2 से 4 हुए, फिर कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, फिर हुए, इस तरह से यानी कि लगातार कोशिकाओं का निर्माण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कोशिकीय संरचना के रूप में अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ वही सेम स्थिति है। यहाँ इस तरह से केंद्रक विभाजन एक साथ नहीं होता है। यहाँ क्या होगा कि ये इस प्रकार से
लगातार जैसे जैसे कोशिकाएं विभाजित होती जाती हैं या केंद्रक विभाजित हो जाता है तो जितने केंद्रक बनते हैं तुरंत कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुकोशिकीय संरचना के रूप में अब यहाँ अगर अपन देखेंगे तो हर एक जो कोशिका है, ये हो गया आपका कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसमें हर कोशिका का जो केंद्रक है वो यहाँ पर कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। दूसरी बात, यहाँ नीचे की तरफ आप लिख सकते हैं विकासशील भ्रूण, ये चलाज़ल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड, और इस तरह का जो भ्रूणपोष है वो आपका कहलाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष या सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इस तरह का भ्रूणपोष भी आपको नारियल में देखने को मिलेगा। यहाँ अपन बात कर रहे हैं नारियल में पाई जाने वाली गिरी यानी कि कर्नेल, जो कि वाइट कलर की अपने को देखने को मिलती है। तो कच्चा नारियल जो थोड़ा सा मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कच्चा होता है तो उसमें केवल और केवल पानी होता है। ये नारियल की गिरी जो किनारों पर चारों तरफ जो वाइट कलर की अपने को दिखाई देती है, जिसको अपन खाने के काम में लेते हैं, चिटकी, खोपरा आदि के नाम से जानते हैं अपन, वो जब तक नहीं बनती है तब तक वो केवल और केवल केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। लेकिन बीच की कुछ स्थिति ऐसी भी आती है, जैसे जैसे नारियल पकने लगता है तो धीरे धीरे कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के पूरी की पूरी जो परिधि है जहाँ ये इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे आपका कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वो नारियल का एक पूरा का पूरा एक राउंड शेप में गिरी के रूप में पाया जाता है, जो कि कोशिकीय भ्रूणपोष का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो एक बीच की कंडीशन नारियल में ऐसी होती है जिसमें आधा केंद्रकीय भ्रूणपोष और आधा आपको कोशिकीय भ्रूणपोष देखने को मिलता है। ये हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष। अब आता है नंबर 3, वो है आपका हेलोबियल भ्रूणपोष। तो हेलोबियल भ्रूणपोष क्या है कि जैसे ये सेंट्रल सेल है यानी कि केंद्रीय कोशिका, और इसमें इस प्रकार से ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक विशेष कंडीशन है कि यहाँ केंद्रक में विभाजन होगा तो कुछ इस प्रकार से दो केंद्रक बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये बनने के बाद इसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है वो होता है असमान प्रकार का, यानी कि कोशिका द्रव्य की जो विभाजित होने की जो मात्रा है वो एक तरफ ज़्यादा जाती है, एक तरफ कम जाती है, जिसकी वजह से एक छोटी कोशिका बनती है तुलनात्मक और एक बनती है बड़ी कोशिका, जिसमें आप देखेंगे चलाज़ल एंड की तरफ तुलनात्मक छोटे आकार की कोशिका बनती है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तुलनात्मक बड़े आकार की यानी कि लार्ज सेल बनती है। तो ये जो दो कोशिकाएं बनती हैं, अब इनमें दोनों में एक एक त्रिगुणित केंद्रक उपस्थित है। तो यहाँ अब क्या होता है कि जो चलाज़ल एंड वाली जो सेल है उसमें आपको मुक्त केंद्रकीय विभाजन देखने को मिलेंगे, यानी कि जो छोटी वाली कोशिका है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो स्थिति जो आएगी वो अंतिम स्थिति अपने पास कैसी आएगी, मुक्त केंद्रकीय एक प्रकार का भ्रूणपोष, जो कि तरल यानी कि केंद्रक तैरते हुए और समय देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बड़े आकार की जो सेल बनती है उसमें यही प्रक्रिया होती है कि हर बार न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो एक ही भ्रूणपोष जो डेवलप हो रहा है पूरा का पूरा है, तो ये भी भ्रूणपोष और ये भी भ्रूणपोष, लेकिन यहाँ एक ही भ्रूणपोष में अलग अलग सेल्स के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं, जिसमें ऊपरी भाग की तरफ यानी कि चलाज़ल एंड की तरफ केंद्रकीय भ्रूणपोष और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको कोशिकीय भ्रूणपोष देखने को मिलता है। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ चलाज़ल एंड की तरफ ये आप देख सकते हैं,
ये और ये बिल्कुल सेम है, बीच में वही बड़े आकार की रिक्तिका है, और ये तरल अवस्था में या तैरती हुई अवस्था में केंद्रक देखने को मिल रहे हैं, जिसको अपन तरल भ्रूणपोष या केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको कोशिकीय भ्रूणपोष देखने को मिलेगा, जिसमें डेवलपिंग जाइगोट या डेवलपिंग एम्ब्रियो, विकासशील भ्रूण, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है हेलोबियल भ्रूणपोष। इसको क्या कहेंगे? हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है ज़्यादातर घासों में देखने को मिलता है, यानी कि ग्रासेस, या जिसे हम कह सकते हैं मोनोकोट्स। मोनोकोट्स में बेसिकली सबसे ज़्यादा ये जो देखने को मिला था, यह पहली बार देखा गया था, हेलोबियल्स एक गण है, हेलोबियल्स। एल्स गण का सफिक्स है, यानी कि अनुलग्न है। तो हेलोबियल्स जो गण के जो पादप सदस्य हैं, जिनमें ज़्यादातर घासें वगैरह, धान वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, उनमें इस तरह का भ्रूणपोष आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तीनों के एग्जाम्पल, तीनों के डायग्राम और विकास की जो प्रक्रिया है इनकी, वो आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे, अब चूँकि भ्रूणपोष भी तैयार हो चुका है, तो भ्रूणपोष के निर्माण के पश्चात पहला चरण जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहली जो घटना यहाँ पर घटित हुई वो हुई भ्रूणपोष का निर्माण। दूसरी घटना जो होगी वो यहाँ पर घटित होती है भ्रूण का परिवर्धन, यानी कि कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाइकोट एम्ब्रियो है, यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन अपन पढ़ेंगे। भ्रूण के बनने के पश्चात बीज निर्माण की प्रक्रिया, और बीज निर्माण के पश्चात अपने को यहाँ लास्ट जो टॉपिक रहेगा अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत या पश्च निषेचन घटना के अंतर्गत, वो रहेगा अपना फल का निर्माण। फल का वो रोटी वाला फल का नहीं, शाम का टाइम है। फल यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें अपन डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करेंगे, और साथ ही साथ मोनोकोट जो एम्ब्रियो है उसकी स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।